तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। इसका नाम है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। अब बेसिकली ये जीन के क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के सेंस में कैसे इन टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे पहले से ही हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो क्रोमोसोम के अलोंग यूनिफॉर्मली नहीं होती है। रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट की बात हमने की थी, जहाँ पे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। कहीं कम होता है, कोल्ड स्पॉट्स भी होते हैं क्रोमोसोम में। तो इसका मतलब यही हुआ कि यूनिफॉर्मली जो है क्रोमोसोम के अलोंग क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर एक कायज़मा बन गया तो उसके इमीडिएट एडजेसेंट इलाके में, यानी उसके जस्ट अगल बगल, दूसरा कायज़मा जो है वो उसके बनने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये क्रोमोसोम है और इसने इधर कायज़मा ऐसे कुछ बनाया दूसरे क्रोमोसोम से, तो अब ये नहीं होगा कि यहाँ बन गया और फिर उसके बाद इसी के जस्ट बगल वाले इलाके में फिर बन जाए। तो ये संभावना जो है वो काफ़ी कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यही जो लैक है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। कहने का मतलब कि इस इलाके में जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इसने अपने अगल बगल के इलाकों में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना को कम कर दिया। यानी कि अब अगल बगल वाले इलाके जो हैं ये इंडिपेंडेंटली क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर सकते। तो यही जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए एक लाइन में कि इंटरफेरेंस क्या है। एक जगह अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो इसके अगल बगल के इलाके में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, यानी अगल बगल क्रॉसिंग ओवर होने से पहला क्रॉसिंग ओवर जो है वो इंटरफियर करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अच्छा, इसका जो नेट रिजल्ट निकल के आता है वो क्या है? फ्यूअर डबल क्रॉस ओवर्स दैट वुड बी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रू मैप डिस्टेंसेस। वैसे भी हमने कुछ एग्जांपल्स जो पहले देख रखे हैं उसमें यही देखा है कि डबल क्रॉसओवर्स की संख्या बहुत कम होती ही है। लेकिन इंटरफेरेंस की घटना के होने की वजह से मैप डिस्टेंस के हिसाब से हम जितना कैलकुलेट करेंगे कि फला नंबर ऑफ डबल क्रॉसओवर्स बनने चाहिए थे, उससे भी कम डबल क्रॉसओवर्स बनेंगे। क्यों डबल क्रॉसओवर? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, डबल क्रॉसओवर होने के लिए दो जगह पे ये काइज्मा फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ये एक जगह अगर काइज्मा फॉर्म हो गया तो अगल बगल नहीं फॉर्म होने देगा, प्रोबेबिलिटी घटा देगा। तो इसलिए ओवरऑल जो डबल क्रॉसओवर्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मूलर इन 1916, और इसको हम काइज्मा इंटरफेरेंस के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग सेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम में इंटरफेरेंस का लेवल जो है वो अलग अलग होता है, तो अंडरस्टूड है। इसको नापा कैसे जाता है? तो इट इज मेजर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इससे हम नापते हैं। बड़ा सिंपल सा है, इंटरफेरेंस बराबर 1 - कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अभी उसका क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस देखते हैं हम। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 - 0 कर देंगे आप तो इंटरफेरेंस जो है पूरी तरह से, यानी कि इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल कंप्लीट, पूरी तरह से इंटरफेरेंस हो जाएगा। और जब पूरी तरह से बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो कोई भी डबल क्रॉस ओवर नहीं दिखेगा। अगर कोइंसिडेंस की वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है
तो इसका मतलब कि जो इंटरफेरेंस होगा वो पार्शियल होगा। अगर वैल्यू कोएफिशिएंट की 1 है तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना हम मैप डिस्टेंस के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे डबल क्रॉसओवर, उतने ही हमको मिल जाएंगे, तो दे विल बी ऑब्जर्व्ड। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है बेसिकली? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जो होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर्स एंड नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स, उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कहते हैं। तो क्या कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या 1 से कम होगी? गेस करें, बताओ, सिंपल है। क्या 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है या नहीं, यही बता दो। नहीं होगी सर। हाँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम वो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर्स के बराबर ही हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर से ज़्यादा ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर्स तो हो ही नहीं सकते हैं। तो यानी x इक्वल्स टू एक्स, तो x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस की वो 1 ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1, ये इसकी वैल्यू रेंज करती है। और यही कहानी जो है इंटरफेरेंस के लिए भी लागू होगी, मतलब यही बात। अब देखिए, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? हम वाकई में मैप डिस्टेंस के बेसिस पे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल क्रॉसओवर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल क्रॉसओवर इन द फर्स्ट रीजन और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल क्रॉसओवर इन द सेकेंड रीजन। दो इंडिविजुअल क्रॉसओवर्स जो हो रहे होंगे, उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करने से डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना होना चाहिए। तो अच्छा, ये एक और तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर क्या है? इसमें जो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस, यहाँ तो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब हम यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें डबल क्रॉसओवर हुआ होगा। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, जितनी भी प्रोजेनी होगी उससे, उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी को। तो हमको डबल क्रॉसओवर्स कितने बने, कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो पता चल जाएगा। और ये तो अभी हमने बताया ही कि जो ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ऑल मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज कम ही होगी। It means that a single crossover occurring at one region will reduce the probability of a second single crossover at flanking region. Flanking मतलब कि अगल बगल वाला जो रीजन होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है वो, लेट मी सी, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉर्ड स्कोर। लॉर्ड स्कोर क्या है, इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन देखेंगे। देखो, लॉर्ड स्कोर बेसिकली है क्या? क्लास में पढ़े उसके बारे में? नहीं? नहीं पढ़ा। अच्छा, तो ठीक है, यहीं पढ़ लो। लॉर्ड स्कोर का मतलब होता है, एक तो सबसे पहली बात कि लॉर्ड स्कोर का इस्तेमाल क्या होता है, ये बेसिकली जीन मैपिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। जीन मैपिंग क्या?
used in gene mapping. अच्छा, अब लॉग का फुल फॉर्म मतलब क्या? लॉगरिथम ऑफ ऑड्स, इसको हम कहते हैं लॉग। ये है क्या? बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। किस लिए? फॉर असेसमेंट ऑफ लिंकेज। और अगर हमको लिंकेज पता चल जाए तो हम जीन मैप आसानी से बना सकते हैं। तो लिंकेज को एसेस करने के लिए ये लॉग स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ये है क्या बेसिकली? तो होता यह है, जैसे सिंपल टर्म्स में अगर लॉर्ड स्कोर का हम आपको फॉर्मूला बताएं, तो लॉर्ड स्कोर इसको हम डिनोट करते हैं z से, एंड इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस 10 लेते हैं, लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो का मतलब क्या हुआ? ऑड्स रेशियो का मतलब ये हो गया, इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, लॉग बेस 10। ऑड्स रेशियो का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट assuming linkage is present divided by, रेशियो ले रहे हैं, probability of observed result या results assuming no linkage। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जो ऑब्जर्व रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमको दिख रहा है, आया है, जो लिंकेज की मौजूदगी मान के उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, और लिंकेज की एब्सेंस मान के क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, इन दोनों का जो रेशियो होता है और उसका जब लॉग ले लेते हैं तो वो होता है लॉर्ड स्कोर। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक एक एग्जाम्पल के साथ ना इसको बताया जाए। तो एग्जाम्पल के साथ इसको बताने के लिए फिर से हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें this पूरा कंटेंट एक बार में ला देते हैं तो सही रहेगा। ये हो गया, एंड वन लास्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लेट्स सी, लॉग क्या है? अभी आपको बताया हमने कि लॉग का मतलब होता है लॉगरिथम ऑफ ऑड्स। किसने इसको डिवाइस किया था सबसे पहले? तो ये न्यूटन थे, लेकिन वो वाले न्यूटन नहीं थे, न्यूटन ही मॉर्टन 1955 में डिवाइस किया था इन्होंने। और इसका क्या पर्पस है ये भी आपने अभी देख लिया ऊपर। इट इज़ यूज टू एनालाइज लिंकेज ऑफ ह्यूमन जीन्स, और भी ऑर्गेनिज्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो इट इज़ द लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लिंकेज। बस सिंपल सा ये कह दिया।
इसी का रेशियो जो हो गया वो लॉर्ड स्कोर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज एट एक्स मैप यूनिट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लिंकेज। एक्स मैप यूनिट का मतलब क्या हो गया? एक्स का मतलब रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस, यानी कि दोनों जीन्स जो रिकम्बाइन करें उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो मैप यूनिट में ही निकालते हैं हम सेंटीमॉर्गन में। तो अच्छा, अब ये लॉर्ड स्कोर बेसिकली इंडिकेट क्या करता है, क्या बताता है? अगर पॉजिटिव स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब कि लिंकेज है, और अगर नेगेटिव स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब लिंकेज एब्सेंट है, नहीं है। एक चीज और इसका सिग्निफिकेंट ये जानना जरूरी है कि अगर स्कोर जो है, इसका लॉर्ड स्कोर जो है वो 3 या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि लिंकेज है। 3 से ज़्यादा अगर आएगा, तो 3 से कम आएगा तो लिंकेज की पॉसिबिलिटी कम मानी जाती है। अब जैसे इसको, ये 1 है, इसको समझने की कोशिश करो कि 3 स्कोर का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे लॉग बेस 10 रहता है, ठीक है। 3 स्कोर का मतलब यह है कि लिंकेज की जो पॉसिबिलिटी है उसका रेशियो विदाउट लिंकेज वो होता है 1000:1। अगर लॉर्ड स्कोर 2 है तो 100:1 रेशियो आएगा, और स्कोर 1 है तो 10:1 आएगा। लॉग में ले रहे हैं ना, तो जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ता जाएगा, अगर 4 हो जाएगा वैल्यू, तो ये 1000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10,000:1 हो जाएगा। ठीक है, लॉग में ऐसे ही बढ़ता है 10 बेस पे, तो एक एक नंबर बढ़ता है। तो आपको मालूम ही होगा, लॉग पीएच भी तो लॉग ही स्केल होती है। तो अगर पीएच 2 है किसी एसिड का और किसी का 3 है, तो इन दोनों में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वो कितने गुना होगा डिफरेंस, बताओ। अगर किसी एसिड का पीएच 2 है, किसी दूसरे एसिड का पीएच 3 है, तो इन दोनों एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का कितने गुने का अंतर होगा? 10 टाइम्स। बिल्कुल सही, 10 टाइम्स। हाँ। वाले। हम्म। तो सेम चीज यहाँ पे लागू हो रही है। तो ये तो हमने देखा कि फॉर्मूला है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस ये तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे खैर दिया भी है फिर से कि ये मैप यूनिट्स में हम लेते हैं। तो 10 मैप यूनिट का मतलब ए और बी जीन के बीच की डिस्टेंस अगर 10 मैप यूनिट है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन की जो संभावना है वो 10% है। और सर, बाकी, हाँ, 1081 का क्या मतलब हुआ? ऊपर इसका मतलब ये हो गया, अगर अगर इस लॉर्ड का स्कोर 3 आ रहा है, अभी कैसे आएगा वो हम देखेंगे। अगर इसका स्कोर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जिन जीन्स के बीच में लिंकेज के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे लिंकेज की जो पॉसिबिलिटी है वो 1000 गुना होगी, जबकि लिंकेज न होने की पॉसिबिलिटी या रिकॉम्बिनेशन होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 1 टाइम्स। यानी कि अगर टोटल 1000 इवेंट्स हो रहे हों, या यूं कहें 1000 ऑफ स्प्रिंग बन रहे हों, तो उसमें से सिर्फ एक रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, और बाकी अब रेशियो वैसे ही लेंगे तो 1001 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और वो तो निकल के आएगा, 1000 जो है उसमें लिंकेज या पेरेंटल टाइप होंगे। समझ में आएगी? जी सर। हाँ, तो सिमिलरली अगर स्कोर 2 होगा तो 100, अब 100 में फिर उसमें भी 1000 ले सकते हो, तो 1000 अगर लोगी तो उसमें 10 जो होंगे वो क्या होंगे, अब निकाल लेना रेशियो, फंसना नहीं उसमें। तो 10 मैप यूनिट का मतलब 10% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और 90% जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या पेरेंटल टाइप, इसको हम कह सकते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एक पेडिग्री चार्ट है। ये बेसिकली दिखा रहा है, ब्लड ग्रुप को दिखा रहा है, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक और जीन है जो ट्रेवल कर रही है। तो कहानी क्या है
कि इंडिविजुअल विद सिंड्रोम एक्स, पता नहीं है कौन सा सिंड्रोम है लेकिन है, एंड ब्लड ग्रुप ए बी ऑन मेटिंग विद एन इंडिविजुअल विद नो डिजीज प्रोड्यूसेस 6 ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमने सिंपल दिखाया ये जनरेशन कैसे आई, ए ओ बी ओ, इन दोनों ने कंबाइन किया तो ए बी, और फिर ये ओ। तो ये ए बी वाला जो है इसके पास ये सिंड्रोम एक्स है, तो इसीलिए अफेक्टेड इंडिविजुअल इसको दिखाया जा रहा है। ये डिजीज फ्री है तो फ्रेश है। इन दोनों ने मिलकर 6 संतानें उत्पन्न की। अब यहाँ पे अगर आप इस कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे तो एक चीज़ आपको जाहिर मिलेगी, वो क्या है कि देखो ओरिजिनल पेरेंट ये थे, फिर F1 आया, फिर उसके बाद ये F2 जनरेशन हमको दिख रही है। तो यहाँ जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं जिनमें ए एलील प्रेजेंट है, दे आर अफेक्टेड बाय सिंड्रोम एक्स, यानी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, ये वाला भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये तो खैर बी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, इसको छोड़ के। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो इन दोनों इसका मतलब कि जो ये मदर है वो हेटेरोजाइगस है, तो उसके पास नॉर्मल वाली आई है। अब देखो मदर कह दी ना तुम, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर बता रहा है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है लेकिन हेटेरोजाइगस वो कैरियर है ना। तो मदर और फादर से हम कैसे करेंगे उसको, सेक्स से क्यों जोड़ रही हो? आपने कहा ये नॉर्मल है, हाँ कौन सा? ये लास्ट वाला। हाँ ये नौ यही तो बात है, अभी आगे सुनो कहानी, अभी देखो राज खुलेंगे कुछ। तो मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे ऊपर अभी तक हमने जितना देखा, जिसके पास ए एलील आ रही है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, एक्सेप्ट दिस वन, इसके पास ए एलील है लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? तो हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि पेरेंटल टाइप या जो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप है इज द वन कंटेनिंग सिंड्रोम एक्स, उसके पास सिंड्रोम एक्स भी है यानी अफेक्टेड है, एंड ऑल्सो कंटेनिंग ए एलील। ये कोरिलेशन हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ए एलील तो है ही है और उसके साथ साथ अफेक्टेड है, तो इसका मतलब कि इसके पास वो एक्स सिंड्रोम भी है, कह दिया हमने। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसके पास ए है वो अनअफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंटल टाइप नहीं है। पेरेंटल टाइप तो अफेक्टेड होना चाहिए था ए एलील के साथ वाला, तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये अनअफेक्टेड है, रिकॉम्बिनेंट है। इसके पास एक्स के लिए जो जीन होगी वो क्या हुई होगी, रिकम्बाइन करके दूसरे क्रोमोसोम में चली गई होगी और वो क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चला गया होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अरे कोई नहीं, हाँ कोई नहीं भी बोल दो, चलो। अब देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितनी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे हैं इस जनरेशन में, 6 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इसमें से एक ऑफस्प्रिंग जो है वो रिकॉम्बिनेंट निकल आई, और डिस्पाइट इट हैज एओ ब्लड ग्रुप बट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंड्रोम एक्स। एओ ब्लड ग्रुप होने के बाद भी सिंड्रोम एक्स से ही अफेक्टेड नहीं है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट। अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें रिकॉम्बिनेंट की तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो 6 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो ये निकल के आ गई 0.167 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप या नॉन रिकॉम्बिनेंट निकालनी है तो जाहिर सी बात है कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.167 कर देंगे, 0.833 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। पेरेंटल टाइप्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं,
तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दो दो पेरेंट होते हैं ना, ये पेरेंट दो होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक प्रोजेनी के पेरेंटल टाइप होने की संभावना क्या होगी, दिस डिवाइडेड बाई टू। या तो भाई, या तो ये मेल पेरेंट की तरह होगा या फीमेल पेरेंट की तरह होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो जाएगा ना। तो सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे ना, डिवाइडेड बाई टू, उन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये निकल के आई एक्चुअल जो पेरेंटल टाइप की, मतलब इन बच्चों में जो पेरेंटल टाइप की फ्रीक्वेंसी आएगी वो ये निकल के आएगी डिवाइडेड बाई टू करने के बाद हम। अब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमको ये चेक करना है कि इन संतानों में लिंकेज हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको बेसिकली क्या करना पड़ता है, जितनी इंडिविजुअल इवेंट्स हो रही हैं उनको आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। जैसे हमने वो रूल बताया था कि अगर दो सिक्के एक साथ, एक सिक्का उछालोगे तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50-50 होगी। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली तुम देखना चाह रहे हो तो दो सिक्के उछालोगे तो दोनों में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2 पहले सिक्के में, 1/2 दूसरे सिक्के में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 1/4 आएगी वहां पे प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से यहाँ पे जो लिंकेज की प्रोबेबिलिटी है, इन छः के छः में हम एक साथ चूंकि देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जो प्रोबेबिलिटी या जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पांच तो हमको मालूम है कि पेरेंटल टाइप निकल के आए, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, तो इनकी तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबकी सिमिलर ही होगी, 0.4165। तो 0.4165 टू द पावर यहाँ पे 5 लिखा है, पढ़ ले रहे हो ना, यहाँ पे पावर उसकी 5 है, यानी कि 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि पांचों की सेम है फ्रीक्वेंसी। इंटू रिकॉम्बिनेंट की जो फ्रीक्वेंसी 0.167 निकल के आई, तो इन छः के छः को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमको ये वैल्यू मिली, जो भी वैल्यू आने दो। नॉन लिंकेज की प्रोबेबिलिटी अब हम कैसे निकालेंगे, और वो भी हमको सारे ही इंडिविजुअल्स में निकालनी है, जैसे सिक्के में करते थे। एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी दो सिक्कों में एक साथ उछालने पे देखेंगे, दूसरे बार टेल की देखेंगे, तो यहाँ एक बार लिंकेज की प्रोबेबिलिटी देख ली हमने, और दूसरी बार नॉन लिंकेज की प्रोबेबिलिटी। नॉन लिंकेज का मतलब क्या होता है, अब इधर आओ, ये रेड बॉक्स में आओ। अगर दो जीन्स अनलिंक्ड हैं तो उनके रिकॉम्बिनेशन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो क्या है, 50%, देखा था हमने। तो इसका मतलब कि 0.5 रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और हमको यहाँ पे नॉन लिंकेज या अनलिंक्ड का ही देखना है, तो 0.5। और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन जीनोटाइप, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक जीन के रिकॉम्बाइन करने की 0.5, दूसरे जीन के रिकॉम्बाइन करने की भी 0.5। तो इंडिविजुअल में दो जीन्स होती हैं ना, डिप्लॉयड है तो 0.5 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 2.5 इंडिविजुअल में जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो 0.25 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/4, अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है 1/4 टू द पावर 6। क्यों, हर एक इंडिविजुअल में हम ये देख रहे हैं कि लिंकेज न होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या नॉन लिंकेज की क्या प्रोबेबिलिटी। तो 6 ऑफ स्प्रिंग्स है, तो 1.1/4 टू 6। अब ये वैल्यू आ गई दिस। अब हम निकालेंगे लॉर्ड स्कोर। तो हमने लिंकेज प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, नॉन लिंकेज प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, इन दोनों का रेशियो और उसका लॉग लेंगे। तो लॉर्ड स्कोर लॉग ये, लॉग बेस 10 पे निकालने के बाद ऊपर नीचे रेशियो 0.93 आई वैल्यू। तो ये लॉर्ड स्कोर की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 0.9। जाहिर सी बात है ये स्कोर जो है 3 से कम है। अगर 3 से कम है तो इसका मतलब कि देर इज वेरी लो चांस ऑफ लिंकेज, या हम कह सकते हैं कि देर इज नो लिंकेज लॉर्ड स्कोर के बेसिस पे। बताओ, कुछ समझ में आया? दिमाग खराब हो गया सर ये देख। दिमाग गर्म हो गया ना?
कैलकुलेशंस और प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। जी सर। इतने लंबे कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं वाकई? एक आध एक आध छोड़ एक आध आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, और वो छोड़ देना चाहिए सही बताएं तो। लेकिन अब पढ़ते समय एक बार पढ़ लो, क्या दिक्कत है, क्या पता इसमें छोटा मोटा कोई सवाल आ जाए उस तरह का, तो वो हो सकता है। अब लास्ट में एक और सवाल जो है वो, तो वो सवाल भी हम यहाँ पे शेयर कर दे रहे हैं। एक सेकेंड।